नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, गोविंदगढ़ महाविद्यालय द्वारा चलाई जा रही ऑनलाइन कक्षाओं में मैं दीपक कुमार, सहायक आचार्य हिंदी, आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। आप जानते हैं कि हम बीए द्वितीय वर्ष में हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में जो बिंदु पाठ्यक्रम में निर्धारित किए गए हैं उनमें से सबसे पहले जो काव्य शास्त्र के बिंदु हैं उनमें से सबसे पहले हमने काव्य रीति का अध्ययन हमारी पिछली कक्षाओं में किया और मैं समझता हूं कि काव्य रीति के बारे में आपने बहुत गहराई से उन वीडियो में समझा होगा। और आज उसी से जुड़ा हुआ जो दूसरा बिंदु है जो पाठ्यक्रम में निर्धारित किया गया है हमारे लिए, काव्य गुण, उस पर हम बातचीत करेंगे। तो मैं एक बार यहाँ पर लिख देता हूँ, काव्य गुण। काव्य गुण हालांकि अब विद्यालय स्तर पर भी आप काव्य रीति, काव्य गुण, रस, छंद, अलंकार आदि पढ़ लेते हैं, लेकिन विद्यालय स्तर से जब आप महाविद्यालय स्तर पर आते हैं या जब आप कॉलेज में आते हैं तो यहाँ कुछ बातें हमें और गहराई से समझने को, पढ़ने को मिलती हैं जो कि बहुत उपयोगी होती हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो उस लिहाज से आज की कक्षा हमारी बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। आप जानते हैं काव्य गुण 3 प्रकार के होते हैं, आप पहले पढ़ भी चुके हैं। माधुर्य गुण, ओज गुण और प्रसाद गुण, ये 3 गुण बताए गए हैं काव्य गुणों के संदर्भ में, आप पहले ये बात पढ़ चुके हैं। तो हम काव्य गुणों के अर्थ से शुरू करेंगे और उससे भी पहले मैं थोड़ा सा बातचीत करना चाहूँगा गुण के बारे में कि गुण किसे कहते हैं। आप जानते हैं कि जब आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो उस व्यक्ति की पहचान आपके मस्तिष्क में उसके गुणों से ही निर्धारित होती है। आप किसी व्यक्ति से मिलें और फिर जब मेरे जैसा व्यक्ति आपसे मिले और आपसे पूछा जाए कि आप फलां तारीख को फलां स्थान पर जिस व्यक्ति से मिले थे वह कैसा था, आपसे यही पूछा जाता है, तो आप कहते हैं कि वह लंबा था, वह छोटा था, वह मोटा था, उसका आकार प्रकार ऐसा था, वह देखने में ऐसा लगता था। तो एक तो हुई उसकी बाहरी विशेषताएं, उसके बाह्य गुण। फिर आपसे पूछा जाता है कि नहीं, ये तो ठीक है कि वो बाहर से देखने में कैसा था, लेकिन उसके साथ रह करके आपको क्या महसूस हुआ, उसके गुण कौन कौन से थे, उसमें क्या खासियत थी, उसमें क्या विशेषताएं थी, तो आपसे ये पूछा जाता है। फिर आप उसके बारे में बताते हैं कि जब मैंने उससे बात की तो मुझे ऐसा लगा कि वह बहुत उत्साही है, मैंने बात की तो मुझे पता चला कि वह जीवों के प्रति दया का भाव रखता है, मुझे पता चला कि वह साहसी है, मुझे पता चला कि वह प्रकृति से प्रेम करता है। तो ये बाहर से देख करके पहचानने वाले गुण नहीं थे, ये गुण वो थे जो आप किसी के साथ रह करके उसके व्यवहार से, उसके सोचने विचारने के तरीके से आपको पता चलता है कि उसके अंदर कौन से गुण विद्यमान हैं। तो जो काव्य गुण जिसके बारे में बात हो रही है वो वास्तव में काव्य के आंतरिक गुण हैं, बाहरी गुण नहीं है। जो बाहरी गुणों की बात हो रही है वो हमने रीति में कर ली है कि कविता देखने में कैसी लगी, कि साहब इसमें तो कठिन शब्द थे बड़े, इसमें संयुक्ताक्षर थे, इसमें कैचे पे वर्ग के वर्णों की अधिकता थी, इसमें मूर्धन्य ध्वनियों की प्रधानता थी, इसमें टे वर्ग की ध्वनियों की प्रधानता थी, इसमें समास नहीं थे, इसमें समास ज्यादा थे। ये तो हो गया किसी कविता के बाहरी रूप रंग के बारे में बताना, जिसका संबंध कविता के क्षेत्र में रीति से माना जाता है। लेकिन जिस तरह से हम व्यक्ति के आंतरिक गुणों की बात करते हैं उसका संबंध कविता में काव्य गुणों से होता है। काव्य के वो गुण जो आंतरिक होते हैं, दिखाई नहीं देते, लेकिन जब कविता को पढ़ा जाता है तो कविता के सौंदर्य में वृद्धि हो जाती है। जब कविता का सौंदर्य ग्रहण करना होता है, उसके अर्थ का बोध करना होता है और उस अर्थ के बोध से रस का आस्वादन करने की बात जब होती है, तब जो मूल्य होता है वहां रीति का मूल्य गौण हो जाता है और वहां महत्व स्थापित होता है काव्य गुणों का। तो काव्य गुण क्या हैं? काव्य गुण कविता के आंतरिक तत्व हैं। आंतरिक तत्व हैं, भाव से जुड़े हुए, रस से जुड़े हुए होते हैं, इसीलिए रस के उत्कर्ष के लिए ये प्रयोग होते हैं। या यूं कहें
कि काव्य में रसानुभूति की मात्रा को बढ़ाने वाले या काव्य में रस के उत्कर्ष के लिए जिन तत्वों का प्रयोग होता है या जो तत्व काव्य में रस का उत्कर्ष कर देते हैं वो काव्य गुण कहलाते हैं। काव्य के रसास्वादन में वृद्धि में जो तत्व प्रधान होते हैं या महत्वपूर्ण होते हैं उनको हम काव्य गुण कहते हैं। तो एक पंक्ति में हम सबसे पहले काव्य गुण की एक साधारण सी परिभाषा लिख लेते हैं, उसके बाद और चर्चा करेंगे कि वामन ने इस संबंध में क्या कहा है, आचार्य भरत ने इस संबंध में क्या कहा है, आचार्य भोज ने इस संबंध में क्या कहा है, काव्य गुणों के भेद कितने हैं उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन अभी सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि काव्य गुण कहते किसे हैं एक पंक्ति में, क्योंकि आपके छोटे प्रश्न आते हैं और उसमें ज्यादातर एक पंक्ति में 2 पंक्ति में आपको उत्तर लिखना होता है। तो काव्य गुण किसे कहते हैं? काव्य के रसास्वादन में वृद्धि करने वाले तत्व या धर्म काव्य गुण कहलाते हैं। काव्य गुण कहलाते हैं। काव्य की रसास्वादन में वृद्धि करने वाले जो तत्व होते हैं या धर्म होते हैं उन्हें हम काव्य गुण कहते हैं। अब बात आती है कि जो रीति संप्रदाय के जो संस्थापक रहे हैं आचार्य वामन, उन्होंने काव्य गुण को किस तरह से व्याख्यायित किया है, क्योंकि उन्होंने ही कविता में इसके महत्व का प्रतिपादन भी किया है काव्य गुण के। यूं कविता में काव्य गुणों की बात पहले से होती आई थी, भरत मुनि ने भी उनसे पहले, बहुत पहले इस पर चर्चा की थी, चिंतन किया था, लेकिन रीति सिद्धांत में कविता की उत्कृष्टता को गुणों से संबंधित बताने के कारण वामन का जो मत है इस संबंध में वह बहुत महत्वपूर्ण है। वामन जी ने क्या कहा है? आचार्य वामन, जिनके ग्रंथ के बारे में हमने बात की थी, उनके ग्रंथ का नाम काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति उनके ग्रंथ का नाम है। उस ग्रंथ में उन्होंने रीति सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, रीति को काव्य की आत्मा माना है और क्या कहा है? विशेषो गुणात्महा, अर्थात रीति में यह विशिष्ट पद रचना रीति ही और उसके बाद विशेषो गुणात्महा, अर्थात यह विशिष्टता गुणों से आती है। रीति में जो विशेषता है वो गुणों के प्रभाव से आती है, तो गुण को उन्होंने मूल माना है। इसीलिए वामन का मत जान लेना ठीक है कि वामन क्या कहते हैं। वामन देखिए क्या कह रहे हैं। वामन कह रहे हैं काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणः, कर्तारो धर्मा गुणः। काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणः, अर्थात काव्य की शोभा में वृद्धि करने वाले या काव्य की शोभा करने वाले या काव्य की शोभा में वृद्धि करने वाले जो गुण धर्म हैं वही काव्य गुण कहलाते हैं। ऐसी ही एक परिभाषा आपने अलंकार के संबंध में पढ़ी है, वो है काव्य शोभाकारान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। दंडी की परिभाषा है, आचार्य दंडी की, काव्य शोभाकारान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। तो यहां पर लगभग उसी अंदाज में वामन ने कहा है काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणा, अर्थात काव्य के शोभाकारक धर्म ही काव्य गुण कहलाते हैं। काव्य गुण कहलाते हैं। काव्य के शोभाकारक धर्म ही काव्य गुण कहलाते हैं, यानी कि यदि कविता में ये न हो तो काव्य की शोभा नष्ट हो जाती है। रीति ही इस तरह से प्रयोग की जाती है कि वह गुणों को अभिव्यक्त करने का माध्यम बने, और जब रीति के अनुसार कविता में से काव्य गुण उत्पन्न होता है या रीति जब काव्य गुण से संयुक्त हो जाती है
तभी रसास्वादन की प्रक्रिया शुरू होती है, तभी कविता का रसास्वादन किया जा सकता है, अन्यथा रस में बाधा उत्पन्न होती है। तो यहाँ वामन ने ये कह दिया है। ऐसा नहीं है कि इससे पहले काव्य गुण के संबंध में किसी ने कोई चर्चा नहीं की है, तो ये चर्चा, काव्य गुण की जो चर्चा है वो इस संबंध में पहले भी की जा चुकी है। आचार्य भरत ने इस संबंध में कुछ कहा है, हम वह भी लिखते हैं। एक बार मैं मिटा देता हूं इसको। आचार्य भरत ने क्या कहा है, देखिए। आचार्य भरत, जिन्होंने रस सिद्धांत का प्रतिपादन किया और ग्रंथ लिखा नाट्यशास्त्र, उन्होंने इस संबंध में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। उन्होंने कहा है, आचार्य भरत या भरत मुनि भी कहा जाता है, तो इन्होंने कहा है एत एव विपर्यस्तः गुणः, एत एव विपर्यस्तः गुणः काव्येषु कीर्तितः। एत एव विपर्यस्तः गुणः काव्येषु कीर्तितः। अर्थात इसका अर्थ समझ लें कि इसका मतलब क्या है, ये क्या कहना चाहते हैं। ये कहना चाहते हैं कि ये जो विपर्यस्त गुण हैं, ये जो विपर्यस्त गुण हैं, विपर्यस्त का मतलब होता है बिखरे हुए, ये जो गुण हैं बिखरे हुए वो काव्य में वर्णित होते हैं, यानी कि काव्य में प्रकट होते हैं काव्य गुण, वो गुण जो विपर्यस्त होते हैं, बिखरे हुए कुछ गुण होते हैं जो काव्य से प्रकट होते हैं, ऐसा ये कहना चाहते हैं। ये बात हम लिख भी सकते हैं। अर्थात काव्य में निहित गुण या काव्य में बिखरे हुए गुण व्यक्त होते हैं। यहां यह समझना जरूरी है कि कुछ काव्य गुण होते हैं जो काव्य में बिखरे हुए रूप में होते हैं और जब कविता लिखी जाती है तो वो व्यक्त होते हैं अर्थ के रूप में या अर्थ से व्यक्त होते हैं। हालांकि जो काव्य गुण है वो अर्थ की विशेषता नहीं है। जो काव्य गुण होते हैं वो अर्थ के या शब्द के धर्म नहीं हैं, वो भाव के और रस के धर्म हैं। उसका जुड़ाव कविता में जो भाव है उससे होता है या जो रस होता है उससे होता है। भाव और रस में कोई अंतर नहीं है, भाव ही रस में परिणत होते हैं। ये आप जानते हैं विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति, कि विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भाव जो हैं जब वो संयोग हो जाता है उनका स्थायी भाव से, तो स्थायी भाव ही रस में परिणत हो जाता है, निष्पन्न हो जाता है, अभिव्यक्त हो जाता है। तो इसी तरीके से यहाँ भी कहा गया है कि जो गुण हैं जो बिखरे हुए होते हैं वो काव्य में निहित होते हैं और काव्य से व्यक्त होते हैं, काव्य में वर्णित होते हैं। तो इस संबंध में एक बात आचार्य भोज ने भी कही है। आचार्य भोज जो अलंकार शास्त्री माने जाते हैं, अलंकार शास्त्र के आचार्य माने जाते हैं, और उनका एक बड़ा भारी ग्रंथ है अलंकार शास्त्र का जिसका नाम है सरस्वती कंठाभरण। उसमें इन्होंने कहा है, और इसमें उन्होंने गुणों का महत्व बताते हुए कहा है, विशेष रूप से ये गुणों का महत्व बताते हुए उन्होंने क्या कहा है, देखें। भोज ने कहा है, आचार्य भोज ने अपने ग्रंथ सरस्वती कंठाभरण में कहा है, अलंकृतमपि काव्यम न श्राव्यम, अलंकृतमपि काव्यम न श्राव्यम गुण वर्जितम, गुण वर्जितम। देखिए बहुत सुंदर बात कही है इन्होंने कहा है कि अलंकृतमपि काव्यम न श्राव्यम गुण वर्जितम, अर्थात
ऐसा काव्य, हालांकि ये अलंकार शास्त्री हैं और अलंकार सिद्धांत को मानने वाले हैं, अलंकार को कविता का सबसे महत्वपूर्ण तत्व मानने वाले हैं, लेकिन इन्होंने एक बात कही है कि चाहे उसमें अलंकार हो, अलंकार भी काव्य को श्रव्य नहीं बना सकते यदि उनमें गुण वर्जित हैं। यानी कि अगर किसी काव्य में गुण नहीं है तो कितना भी अलंकृत काव्य हो वह श्रवणीय नहीं है, उसे सुना नहीं जाएगा, उसे सुनना पसंद नहीं किया जाएगा। तो यहां पर इन्होंने गुण का महत्व बताया है आचार्य भोज ने। इस बात को हम लिख लेते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं कि जो अलंकृत काव्य है, अलंकृत काव्य है मतलब जिसमें अलंकारों की भरमार है, जिसमें अलंकारों का समावेश कर दिया है, जिसको अलंकारों से खूबसूरत बनाने का प्रयास किया गया है, वो भी जो अलंकृत काव्य भी, अपि का मतलब है भी, अलंकृत काव्य भी गुणों से रहित होने पर श्रवण योग्य, क्योंकि उस समय कविता को पढ़ने की वस्तु नहीं माना जाता था, सुनने की वस्तु माना जाता था। आजकल आधुनिक काल में जब प्रेस की स्वतंत्रता हो गई है और प्रेस की उपलब्धता हो गई है, छपाई हो जाती है, उस समय ऐसा नहीं था। उस समय जो साहित्य था वो मूलतः कहने और सुनने की चीज हुआ करता था। तो इन्होंने श्रवण की ही बात कही है, पठ्य के नहीं कहा, यहां पर श्राव्यम कहा गया है, पाठ्यम नहीं कहा गया, इसीलिए तो कहा गया होने पर श्रवण योग्य नहीं रहता है, नहीं रहता है। अलंकृत काव्य भी यदि गुणों से युक्त नहीं है, गुणों से रहित है, तो वह भी सुनने के योग्य नहीं रहता है। तो इस तरह से अलग अलग विद्वानों ने गुणों का अर्थ बताया है, गुणों के महत्व को स्थापित करने का प्रयास किया है। आज की कक्षा में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जुड़े रहिए हमसे और हम बहुत अच्छी अच्छी कक्षाएं और भी आपके लिए लाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।